हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो सेशन में हम चर्चा करेंगे जीवन की उत्पत्ति एवं जैव विकास पर, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को। तो पिछले वीडियो में अभी तक हमने आपको बताया कि जो आनुवंशिकी है, हेरिडिटी आनुवंशिकता होती है, उसमें किस तरह से जो जनक पीढ़ी के लक्षण होते हैं वो संतत पीढ़ी के अंदर ट्रांसफ़र होते हैं। आज हम देखेंगे कि जो पृथ्वी है इस पर किस तरह से जीवन की उत्पत्ति हुई। तो सबसे पहले हम इसमें बात कर लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति होगी तभी तो उस पर पृथ्वी का ब्रह्मांड में ही निर्माण होगा। तो ऐसी स्थिति में एक थियरी है जिसे हम लोग कहते हैं बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी के अनुसार माना जाता है कि ये पूरा का पूरा हमारा जो ब्रह्मांड था ये एक तरह से एक बिंदु के आकार का था, जिसमें रासायनिक और आंतरिक क्रियाओं की वजह से विस्फोट होता है और वो छोटे छोटे कणों के रूप में फैलने लगता है। तो माना जाता है कि आज के समय में, वर्तमान समय में भी हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक तरह से फैल रहा है, तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है, और जैसे जैसे इसकी एनर्जी कम होने लगेगी ये फिर से सिकुड़ने लगेगा और पुनः उसी बिंदु पर आकर ख़त्म हो जाएगा। तो करीब आज से 4.5 से 5 अरब वर्ष पहले माना जाता है कि बिग बैंग थियरी के द्वारा ही, जो बिग बैंग थियरी कहती है उसी के अनुसार ही पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, और उस पृथ्वी पे जो जीवन का निर्माण होता है वो विभिन्न चरणों में होता है। तो लेकिन इसके कई सारे प्रमाण हैं, तो जिसमें अगर हम दो तरह की जो जीवन की उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ लाइफ है, इसके लिए दो तरह के सिद्धांत हैं, दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक है प्राचीनवाद और दूसरा है आधुनिकवाद। तो जो प्राचीनवाद है ये पूरी तरह से धर्म पर आधारित है, साथ ही इसमें जो विशिष्ट उत्पत्तिवाद है ये खास रूप से धार्मिक ग्रंथों पर आधारित है, जिसमें अलग अलग धर्म ग्रंथों के अनुसार जीवन की उत्पत्ति विभिन्न तरीके से हुई है। लेकिन इसमें जैसे स्वतः जननवाद है या फिर जैव निर्माणवाद है, बाकी जो हैं उनके अनुसार अलग कॉन्सेप्ट हैं। तो आइए सबको एक एक से बारी बारी से हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे विशिष्ट सृष्टिवाद की। तो इसमें माना जाता है कि जैसे अगर हम बात करें हिंदू धर्म की, तो हिंदू धर्म के अनुसार जो जीवन की उत्पत्ति हुई, जो पृथ्वी पे जीवों का विकास हुआ है वो ब्रह्मा के द्वारा हुआ है। जैसे ब्रह्मा के जो बाल थे उनसे पेड़ पौधे और झाड़ियों की उत्पत्ति होती है, उनकी भुजाओं से, उनके मुख से मानव की उत्पत्ति होती है। ऐसा अलग अलग कॉन्सेप्ट है। इसी तरह से जैसे अगर हम बात करें ईसाई धर्म की, तो ईसाई धर्म के अनुसार माना जाता है कि 6 प्राकृतिक दिनों में पूरे के पूरे जीवन पृथ्वी पर समस्त जीवधारियों की उत्पत्ति होती है, जिसमें 6 प्राकृतिक दिनों के अंदर टोटल को डिवाइड कर दिया गया है। फिलहाल ये सब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम सेकंड को देखते हैं, स्वतः जननवाद, अजैववाद क्या होता है। तो स्वतः का मतलब अपने आप। तो कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना होता है कि जो पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति है वो अपने आप हो जाती है, निर्जीव पदार्थों से ही सजीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसी तरह से है जैव निर्माणवाद। तो बायोजेनेसिस थियरी है ये। बायोजेनेसिस थियरी क्या कहती है कि जो जीवों का निर्माण होता है, एक बार अगर जीव बन गए तो उन्हीं से नए जीवों की उत्पत्ति होती है, या फिर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उन्हीं के द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। साथ ही हम लास्ट नंबर पे इसमें चर्चा करेंगे ब्रह्मांडवाद की, जो कॉस्मिक थियरी है। ये क्या कहती है? तो कॉस्मिक थियरी में बेसिकली आप देखेंगे तो ये मानती है यह थियरी कि जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई थी पृथ्वी पे, तो उसी टाइम पे जीवन की भी उत्पत्ति हुई थी और पृथ्वी पर अलग अलग तरह के जीवधारियों की उत्पत्ति हुई थी। तो इस तरह से जो प्राचीनवाद है वो कंप्लीट होता है। इसे बिल्कुल आप शार्ट में ही देखेंगे, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यही जो मॉडर्न थियरी है इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है, यही बोर्ड परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। तो जो मॉडर्न थियरी है इसके अनुसार अगर हम देखें, पृथ्वी पे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है वो कुल 8 चरणों में हुई है। तो एक वैज्ञानिक थे AI ओपैरिन। तो ओपैरिन नामक साइंटिस्ट ने ये अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनके अनुसार माना जाता है कि जो जीवन की उत्पत्ति पृथ्वी पे होती है वो कुल 8 चरणों में होती है। तो इसका प्रामाणिक तौर पे हमें सबूत भी दिया गया और कुछ प्रयोगों के आधार पे इसे सिद्ध भी किया जाता है, जिसे यहाँ पर स्टैनले मिलर इस फिगर के माध्यम से क्लियर करते हैं कि नहीं, जीवन की उत्पत्ति वास्तव में इन्हीं 8 चरणों में होती है। तो पहले हम इन चरणों को, इन स्टेप्स को देख लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्सपेरिमेंट का जिक्र करेंगे। तो सबसे पहला जो चरण होता है परमाणु अवस्था वाले,
माना जाता है कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति होती है करीब 4 अरब वर्ष पहले, तो ऐसी स्थिति में जो पृथ्वी का तापमान था वो नियर अबाउट 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि अत्यंत ज़्यादा है। ऐसी स्थिति में जीवन की उत्पत्ति की कल्पना करना उस समय पर संभव नहीं था। लेकिन जैसे अगर उसी टाइम की हम बात करें तो जो इस पे जो परमाणु थे, जैसे हाइड्रोजन है, बाकी नाइट्रोजन है, बाकी जो भी जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, ये सभी परमाणु अवस्था में स्वतंत्र थे, पूरी तरह से फ्री स्टेट में थे। और ऐसी स्थिति में यही सब, जैसे आप जानते हैं, जीव द्रव्य के निर्माण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हीं सब की ज़रूरत होती है। तो ये जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु थे, यही धीरे धीरे बाद में चल के क्या करेंगे, जीवन की उत्पत्ति में सहायता करेंगे। तो पहले स्टेप में आप क्या देखते हैं कि इस समय पर पृथ्वी का तापमान नियर अबाउट 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड था, जो कि अत्यंत ज़्यादा था, और इस समय पर इस पे जीवन की उत्पत्ति की कल्पना कर पाना संभव नहीं था। तो ऐसी स्थिति में सभी के सभी परमाणु स्वतंत्र अवस्था में थे, जो बाद में संघनित होने लगेंगे, और तब दूसरी स्टेप आती है जिसे हम लोग कहते हैं अणु अवस्था। तो दूसरे स्टेप में क्या होता है कि जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु थे वो आपस में रिएक्ट करने लगते हैं, उनका वो अभिक्रिया करते हैं, और जैसे कि वो जो ऑक्सीजन है वो दूसरे अणुओं के साथ, जैसे खास रूप से जो हाइड्रोजन था उस टाइम पे माना जाता है कि 90% सबसे अधिक मात्रा में हमारे ब्रह्मांड के अंदर एक तरह से अगर देखें पृथ्वी का जो वायुमंडल था उसके अंदर हाइड्रोजन था, तो नियर अबाउट 90% माना जाता है। तो जो हाइड्रोजन थी वो ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके H2O का फॉर्मेशन कर लेती है। इसी तरह से दूसरे जैसे नाइट्रोजन, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन थी वो हाइड्रोजन के साथ अपक्रिया करके अमोनिया का फॉर्मेशन कर लेती है। तो इस तरह से ये कुछ जो परमाणु थे वो आपस में संघनित होकर अणुओं का निर्माण करने लगते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे पृथ्वी का तापमान कम होने लगता है। तो जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम होता है तो फिर उसके बाद अगली स्टेप आती है जिसे हम लोग कहते हैं कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या फिर मॉलिक्यूल। इसमें क्या होगा, कंपाउंड, जब ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो जो नाइट्रोजन होगी, उसके बाद ऑक्सीजन होगा, और ये जो स्वतंत्र अवस्था में परमाणु थे जब ये आपस में संघनित होने लगते हैं तो ऐसी स्थिति के कारण जैसे वो न्यूक्लिक एसिड, उसके अलावा जीव द्रव्य जैसी संरचनाओं का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। किस स्टेप में, तीसरे स्टेप में। जब वो तीसरे स्टेप में जीव द्रव्य जैसी संरचनाओं का निर्माण करना शुरू करते हैं तो उसी से फिर नए जीवों की उत्पत्ति की संभावना बनने लगती है। अब यही जो तीसरा स्टेप है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण, इसी स्टेप को स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा सिद्ध किया था कि वास्तव में ये कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होता है कि नहीं। तो उसे अभी हम बाद में इसका जिक्र करते हैं। अभी हम नेक्स्ट स्टेप्स को इसी टाइम पे देख लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फिर आती है चौथी अवस्था जिसे हम कहेंगे विशिष्ट जटिल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण। तो होता क्या है कि जब इसमें खास रूप से जो जीव द्रव्य जैसी संरचनाओं का निर्माण होने लगता है और न्यूक्लिक एसिड बनने लगती है, ये कार्बनिक कंपाउंड बनने लगते हैं तीसरी स्टेप के अंदर, तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष तरह के जटिल कार्बनिक पदार्थ बनते हैं जिसमें जैसे वायरस और बैक्टीरिया जैसी संरचनाओं की उत्पत्ति संभव हो पाती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पांचवें स्टेप की जिसे कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स एवं कार्बनिक कोशिका कलाओं जैसी संरचना का निर्माण। तो इस स्टेप के अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डीएनए होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, अभी पिछले वीडियो में ही हमने जिक्र किया था कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप का होता है। एक होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे आप डीएनए कहते हैं, दूसरा होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जिसे हम लोग आरएनए कहते हैं। तो जो डीएनए और आरएनए होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, एक तरह से जेनेटिक मटेरियल की तरह कार्य करते हैं। तो दोनों एक दूसरे से जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जो आनुवांशिक गुण होते हैं, उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो जनरली होगा क्या कि जो वायरस जैसी संरचनाओं का निर्माण होगा उसमें कुछ जटिल संरचनाओं का निर्माण होगा, उसमें ये जो न्यूक्लिक एसिड होंगे खास रूप से वो एक तरह से पार्टिसिपेट करने लगते हैं इस पांचवी अवस्था के अंतर्गत, जिनका निर्माण चौथी अवस्था में होने लगता है। फिर उसके बाद आ जाती है छठवीं अवस्था। तो अभी आपने देखा कि वायरस जैसी संरचना का निर्माण किस स्टेप में हो जाता है, पांचवी अवस्था में होता है, जिसमें न्यूक्लिक अम्ल जो होते हैं वो एक तरह से जो ऑर्गेनिक मैटर दूसरे होते हैं उनके साथ, जैसे प्रोटीन
प्रोटीन प्लस न्यूक्लिक एसिड, यही दो अगर आपस में मिल जाएं तो वायरस का फॉर्मेशन हो जाता है। वायरस के अंदर जीव द्रव्य नहीं होता है, इसीलिए वायरस क्या होता है, नॉन लिविंग कंपोनेंट की तरह भी बिहेव करता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो 6वीं स्टेप आती है इसमें आदि कोशिकाओं का निर्माण होता है, अर्थात जो प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, प्रिमिटिव सेल होती हैं। प्रोकैरियोटिक सेल आप जानते हैं कि सबसे कम विकसित कोशिकाएं होती हैं और उनमें केंद्रक विहीन कोशिकाएं होती हैं। और तो शुरुआती दौर में माना जाता है कि जब पहले तो वायरस बनते हैं, उसके बाद जो 6वीं स्टेप आती है उसमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं जैसी संरचना का निर्माण होना शुरू हो जाता है 6वें स्टेप के अंतर्गत। फिर उसके बाद क्या होगा, तापमान क्रमशः धीरे धीरे हर स्टेप में घटता ही जा रहा है। फिर यहाँ पे क्या होगा, हम बात करेंगे 7वें चरण की। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, जो उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन होता है। तो आप जानते हैं कि जो केमिकल कंपाउंड होते हैं या फिर जो भी ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, उनमें धीरे धीरे ऑर्गेनिक इवोल्यूशन भी होता रहता है। तो इवोल्यूशन क्या होता है कि क्रमिक परिवर्तन होता है, धीमी गति से होने वाला परिवर्तन होता है, कुछ बदलाव होता रहता है। और इस बदलाव की वजह से जो 6वें स्टेप में प्रिमिटिव सेल का या फिर प्रोकैरियोटिक सेल का फॉर्मेशन होता है, वही कोशिकाएं एक तरह से फोटोसिंथेसिस, स्वपोषण का मतलब होगा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने लगती हैं, अर्थात उनमें स्वपोषण जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। तो जैसे आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अलावा जो बैक्टीरियल सेल होती हैं, ये क्या करती हैं, फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। तो जो ऑटोट्रॉपिक नेचर के होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करते हैं। जैसे ही ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेंगे तो पूरी तरह से इसमें ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होने लगेगा और ऑक्सीजन एक तरह से वायुमंडल के अंदर रिलीज होगा। तो बाकी जो दूसरे कंपोनेंट होंगे, दूसरे कंपोनेंट को ये क्या करेगा, रिड्यूस करने लगेगा, ऑक्सीडाइज करना शुरू करेगा। और इस तरह से जो 8वीं स्टेप आती है, फिर यही प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं जो कि स्वपोषी होती हैं, फिर इनमें भी इवोल्यूशन होता रहता है, कार्बनिक जैव विकास होता रहता है और धीरे धीरे यही कोशिकाएं करोड़ों वर्षों के पश्चात ये फिर से सुकेंद्रीय कोशिकाओं अर्थात यूकैरियोटिक कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। और यही जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे विकसित कोशिकाएं होती हैं और यही बाद में चल के नए नए तरह के जीवों की उत्पत्ति करती हैं। जो पृथ्वी पे आप आज करोड़ों तरह की प्रजातियां देखते हैं, जंतुओं की, पौधों की, बाकी दूसरे जीवों की, वो सब किसकी वजह से होता है, इसी ऑर्गेनिक इवोल्यूशन के कारण होता है। एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे जो परमाणु अवस्था थी, परमाणु अवस्था में ही ऑक्सीजन भी क्या था, प्री स्टेट में था। तो जो दूसरी स्टेप होती है उसमें वो क्या करता है कि ऑक्सीजन दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ कंबाइन करता है, जैसे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2O का फॉर्मेशन करता है। इसी तरह से ऑक्सीजन क्या करता है, हर स्टेप में अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो एक तरह से ये 8वें स्टेप में ही चलकर पूरे तरह से जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। अब यहाँ पे हम चर्चा करेंगे, मैंने आपको कहा था ये जो तीसरा स्टेप है, इसी का खास रूप से एक्सप्लेनेशन इन्होंने दिया था, किसने, स्टैनले मिलर साहब ने 1953 ईस्वी से 1953 से 57 ईस्वी में इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट करके ये सिद्ध किया था कि जीवों की उत्पत्ति वास्तव में जो ओपेरिन का सिद्धांत है उसके अनुसार होती है या फिर नहीं होती है। तो इन्होंने जनरली क्या किया, एक इस तरह का एक पूरा सेटअप तैयार किया और उसके अंतर्गत उन्होंने ये प्रैक्टिकली करके दिखाया कि जीवन की उत्पत्ति इसी तरह से हुई है। अब इस फिगर को हम समझते हैं, इसमें क्या है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो मिलर साहब ने क्या किया, एक बड़ा सा जार लिया और ये पूरी तरह से कांच का जार था जो कि एकदम खाली था, और फिर उसके बाद एक छोटा सा जार था और दोनों को एक यू आकार की नली से जोड़ दिया। जब दोनों को यू आकार की नली से जोड़ा, इसके अंदर आप देख रहे हैं मीथेन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन है और H2O भी है। तो H2O ऑलरेडी ये जलवाष्प होगी। तो यहाँ पे जो अमोनिया और ये मीथेन और हाइड्रोजन है, इनका जो रेशियो था वो 2:1:2 में था। तो इस तरह से ये तीनों गैसें हैं, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैसें हैं। इन गैसों को इस बड़े से जार के अंदर रखा गया और इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, टंगस्टन के 2 इलेक्ट्रोड लगाए गए, जिन्हें लगभग 5000 से 6000 डिग्री सेंटीग्रेड से जो कम का तापमान होगा, क्योंकि ये कौन सी स्टेप है, तीसरी स्टेप का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हाईली ये क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रोड होते हैं टंगस्टन के, उनके द्वारा एक तरह से यहाँ पे विद्युत चिंगारियाँ उत्पन्न करते हैं। तो यहाँ पे स्पार्किंग होती है, तेज़ी से स्पार्किंग होती है, ये गैस, ये पूरा गैसीय फील्ड होता है और यहाँ पे विद्युत की चिंगारियाँ उत्पन्न होती हैं, स्पार्किंग होती है।
फिर क्या होगा, अब यहाँ पे ये क्या, यहाँ पे कुछ जलवाष्प ले लेंगे इस छोटे वाले जार में और इसे एक तरह से हीट प्रोवाइड करेंगे, उष्मा देंगे, तो ये जलवाष्प गर्म होगा। गर्म होने के बाद ये क्या करेगा, यहाँ यू आकार की नली से होता हुआ, यू आकार की नली, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जगह जगह पे यहाँ पे वैक्यूम्स लगाए गए हैं। ये क्या करते हैं, एक तरह से जितनी हमें ज़रूरत है उतनी जलवाष्प को ये यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से इसका और कोई ज़्यादा अलग से काम नहीं है। तो ये यहाँ से जो जलवाष्प जैसे जैसे गर्म होगी वो गर्म होकर यू आकार की नली से होते हुए इस बड़े से जार के अंदर पहुँचेगी। अब यहाँ पे क्या है, पहले से स्पार्किंग हो रही है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ का टेम्परेचर है, अमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन गैस पहले से है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो जलवाष्प होगी ये भी इसके साथ मिक्स हो जाएगी। तो एक गंदला सा, धुंधला सा यहाँ पे क्या बनेगा, लिक्विड जैसा मैटर बनना शुरू हो जाएगा। फिर वो काफ़ी गर्म होगा क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होगा, जो तापमान होगा इस चैम्बर का वो काफ़ी अधिक होगा। ऐसी स्थिति में अब इसे ये क्या करेंगे, कंडेंसर के माध्यम से इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। तो ये फिर ठंडा होते हुए इस नीचे वाली यू आकार की नली में आके एकत्रित होगा। फिर बाद में इन्होंने इसका मेज़रमेंट किया, इसे देखा, तो इसमें कई तरह के जैसे अमोनिया है, उसके अलावा जैसे कार्बनिक अम्ल हैं, अमीनो अम्ल हैं, ऑक्सैलिक अम्ल है, एसिटिक एसिड है, इसके अलावा जैसे न्यूक्लिक एसिड है, साथ ही जो प्रोटोप्लाज्म है, ये कई तरह के कार्बनिक पदार्थ इनको यहाँ पे प्राप्त होते हैं। तो यही सारे कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, जीवधारियों की संरचनात्मक संगठना जो होती है, उनके शरीर का जो निर्माण होता है उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और इस आधार पे ये जो मिलर साहब का एक्सपेरिमेंट था वो ये सिद्ध करता है कि ओपैरिन का जो सिद्धांत है, ओपैरिन की जो परिकल्पना है जिसके अनुसार जीवन की उत्पत्ति 8 चरणों में होती है, ये सही है और इसी तरह से पृथ्वी पे जीवन की उत्पत्ति होती है। फिर आगे हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि किस तरह से जो जीवों का जो विकास होता है और कैसे जीव विकसित होते होते एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकोशिकीय जीव काफ़ी जटिल तरह के जीवों में विकसित हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।